नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और संविधान सभा से बनने वाला हर एक पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोग 2 से 3 बार सुन लेते हैं तो आप विश्वास मान के चलिएगा कि आपका संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। इतनी मैं आप लोगों को श्योरिटी दे देता हूँ। तो करते हैं शुरू। 1895 को बाल गंगाधर तिलक और 1922 को गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है ना। 1895 को तिलक साहब एंड 1922 को गांधी जी। हालांकि इन दोनों ने संविधान सभा जैसे शब्द का जो है इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में भारतीय लोगों द्वारा चुनी हुई सभा के आधार पर अधिनियम बनाने की जो है मांग की जाती है ना। 1928 को मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारतीय लोगों द्वारा चुनी हुई सभा के आधार पर अधिनियम बनाया जाएगा। मई 1934 को स्वराज पार्टी के तौर पर पहली बार संविधान सभा की मांग करती है ना। आपसे पूछ ले कि पार्टी के तौर पर पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की, तो ये की थी स्वराज पार्टी ने। कब की थी, तो इन्होंने की थी मई 1934 को। 1934 को M.N. रॉय अर्थात मानवेंद्र नाथ रॉय जो है ये व्यक्तिगत तौर पर पहली बार स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा की मांग करते हैं। 1934 को M.N. रॉय जो है ये व्यक्तिगत तौर पर पहली बार स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा की मांग करते हैं। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो है ये स्वराज पार्टी के प्रस्ताव को सहमति देती है हाँ। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति स्वराज पार्टी के प्रस्ताव को सहमति कब देती है, 1934 को। 1936 को कांग्रेस का होता है फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग जो है उसको स्वीकार किया गया। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है 1936 को। इस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग जो है उसको स्वीकार किया जाता है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा की मांग करते हैं। 1938 को जवाहरलाल नेहरू जो है ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा की मांग करते हैं। 1939 को कांग्रेस कार्य समिति जो है ये संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया है। कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, 1939 को। फिर 1939 को गांधी जी जो है ये हरिजन पत्रिका के माध्यम से सांप्रदायिकता के हल के रूप में संविधान सभा की मांग करते हैं। किसके माध्यम से, हरिजन पत्रिका के माध्यम से सांप्रदायिकता के हल के रूप में गांधी जी जो है ये संविधान सभा की मांग करते हैं। 1940 को मुस्लिम लीग जो है यह 2 अलग अलग संविधान सभाओं की मांग करती है। 1940 में क्या होता है, मुस्लिम लीग क्या करती है, 2 अलग अलग संविधान सभाओं की मांग करती है। 1940 में ही आता है अगस्त प्रस्ताव। इसमें अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकार किया गया। आपसे पूछ लेंगे कि अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, तो अगस्त प्रस्ताव में किया था 1940 को। हालांकि इसमें भी इन्होंने जो है संविधान सभा जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया। 1942 को आता है क्रिप्स मिशन। इस मिशन में ब्रिटिश सरकार के मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह एक सदस्यीय आयोग बनता है ना। क्रिप्स मिशन जो है ये ब्रिटिश सरकार का मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग आता है। इसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान किया। इसने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान किया, जिसे प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा चुना जाना था। जिसे किसके द्वारा चुना जाना था, तो ये चुना जाना था प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसको अस्वीकृत कर दिया। क्रिप्स मिशन जो है इसको
मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। 1945 को सप्रू समिति का होता है गठन, जिसने संविधान सभा की मांग की वैधता को स्वीकार किया। सप्रू समिति ने 1945 को संविधान सभा की मांग को क्या किया, मांग की वैधता को स्वीकार किया। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर ही संविधान सभा का निर्वाचन किया गया और यह योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की गई। कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत की गई, 16 मई 1946 को। उसके बाद माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को। पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। माउंटबेटन योजना कब आती है, 3 जून 1947 को। इसके तहत पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे ये कौन कौन थे, तो एक था पैट्रिक, कई जगह पैट्रिक लॉरेंस भी मिलता है, कई जगह पैथिक लॉरेंस भी मिलता है, दोनों सही है। एक था पैट्रिक लॉरेंस, एक था स्टेफर्ड क्रिप्स, एक था एवी अलेक्जेंडर। ये जो पैथिक लॉरेंस है ये तो था भारत सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स था बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष, अलेक्जेंडर जो था एवी ये था नेवी का मंत्री। संविधान सभा की संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी, 389। इनमें से 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित हुए थे और 93 जो सदस्य थे ये रियासतों से हुए थे मनोनीत, है ना। 296 तो होते हैं ब्रिटिश भारत से निर्वाचित और 93 होते हैं रियासतों से मनोनीत। अब ये जो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होते हैं 296, इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष। कैसा निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इन 296 में से प्रांतों से निर्वाचित होते हैं 292। कितने होते हैं, 292। और उच्चायुक्त प्रांतों से होते हैं 4। अभी 4 उच्चायुक्त प्रांत कौन कौन से, तो इनको हम लोग ABCD से याद कर लेंगे। A यानी अजमेर मेरवाड़ा, B यानी बलूचिस्तान, C यानी कुर्ग और D यानी दिल्ली। इस तरह से 4 उच्चायुक्त प्रांत हो जाते हैं। अब संविधान सभा की चुनावी प्रक्रिया और परिणाम कैसे रहे इनके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा की जो चुनावी प्रक्रिया है ये 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। संविधान सभा की चुनावी प्रक्रिया किस पर आधारित थी, 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर। मताधिकार किस आधार पर दिया गया, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, है ना। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि टैक्स कितना देता है व्यक्ति, संपत्ति कैसी है, शैक्षणिक योग्यता कैसी है, इसके आधार पर मताधिकार दिया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है निर्वाचित किया गया, है ना। कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है निर्वाचित किया गया और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, है ना। निर्वाचन की रीति कैसी थी, तो ये थी अप्रत्यक्ष। निर्वाचन मंडल किस प्रकार बना, तो इसमें प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन मंडल का गठन होता है। निर्वाचन मंडल प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा। निर्वाचन की जो पद्धति थी ये थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, है ना। निर्वाचन की पद्धति पूछ लेते कैसी थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत। अब ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे उस दौरान आप लोगों को बताएंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय क्या होती है। अभी आप लोग ऐसे याद रख लेंगे निर्वाचन पद्धति को, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत के द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो श्रेणियां बनाएगी ये बनाएगी 3। एक थी मुस्लिम आरक्षित सीटें, सिख आरक्षित सीटें और सामान्य सीटें। मुस्लिम आरक्षित सीटें तो थी 78, सिख आरक्षित थी 7, सामान्य सीटें थी 210। सामान्य में कौन कौन आ जाते हैं, हिंदू, जैन, ईसाई और पारसी। कौन कौन आ जाएंगे, हिंदू, जैन, ईसाई और पारसी। निर्वाचन कब से कब तक होता है, तो ये होता है जुलाई अगस्त 1946 को, 296 सीटें।
जुलाई अगस्त 1946 को होता है 296 सीटों हेतु, जिनमें चुनाव का रिजल्ट कैसा रहता है इसके बारे में अगर देखें, रिजल्ट रहता है कांग्रेस को मिलती हैं 208 सीटें। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है सर? 208। मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीटें। मुस्लिम लीग को कितनी मिलती हैं? 73 सीटें। और 8 निर्दलीय को मिलती हैं। 7 पार्टियों को मिलती हैं 1-1 सीटें। अभी 7 पार्टियां थी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, साम्यवादी दल, इस तरह से कुछ पार्टियां थी। हमने मुख्य मुख्य देख ली, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, अनुसूचित जाति संघ और साम्यवादी दल। इस प्रकार से हम लोग ये भी बात कह सकते हैं कि संविधान सभा एक बहुदलीय व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें सब दलों के लोग मिल जाएंगे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, निर्दलीय और 7 छोटी छोटी पार्टियां। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बहुदलीय व्यवस्था थी। हालांकि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। तो आपसे पूछ लें कि चुनाव में किन किन्हों ने भाग नहीं लिया था? जो बड़े नेता थे तो वो थे गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। M.R. जयकर जो है, इन्होंने भीमराव अंबेडकर के लिए त्याग पत्र दे दिया था, है ना? किसने त्याग पत्र दिया था? M.R. जयकर ने। M.R. जयकर ने अंबेडकर साहब को निर्वाचित कराने के लिए, अर्थात चुनाव में खड़ा करने के लिए त्याग पत्र दे दिया था। संविधान सभा में महिला सदस्य टोटल 15 थी, है ना? टोटल निर्वाचित महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15। 15 कौन कौन सी थी? एक बार नाम देख लेते हैं। दक्षयानी वेलायुधन, जो कि संविधान सभा में निर्वाचित एकमात्र दलित महिला थी। ये पुलायार समुदाय से थी, है ना? दक्षयानी वेलायुधन जो है, ये संविधान सभा में निर्वाचित एकमात्र दलित महिला थी, जो कि पुलायार समुदाय से थी। विजयलक्ष्मी पंडित जो है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्वाचित पहली महिला अध्यक्ष एवं एकमात्र भारतीय अध्यक्ष थी। विजयलक्ष्मी पंडित जो है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष और एकमात्र भारतीय अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी यूपी की। सुचेता कृपलानी, जो कि किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कहाँ की थी? तो ये थी यूपी की। राजकुमारी अमृत कौर जो है, ये प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी, ये स्वास्थ्य मंत्री थी, है ना? राजकुमारी अमृत कौर जो है, ये प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर थी। एनी मस्करीन जो है, ये देशी रियासतों से महिला प्रतिनिधि थी। एनी मस्करीन जो है, ये देशी रियासतों से महिला प्रतिनिधि थी। उसके बाद है बेगम एजाज रसूल, जो कि संविधान सभा में निर्वाचित एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। बेगम एजाज रसूल जो है, ये संविधान सभा में निर्वाचित एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। इसके अलावा अन्य महिलाएं थी अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और रेणुका अरे, है ना? कौन कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और रेणुका अरे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली देख लेते हैं। 6 दिसंबर 1946 को होता है संविधान सभा का गठन। पूछ ले आपसे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 6 दिसंबर 1946 को। सभा का पहला सत्र होता है 9 से लेकर के 23 दिसंबर तक। पहला सत्र कब से कब तक होता है? 9 से लेकर के 23 दिसंबर तक चलता है पहला सत्र। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहलाता है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक। ये होती कहाँ पर है? ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो कि अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहलाता है। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, अधिकतर रियासतों ने भी भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग जो है, इसने क्या किया था? पहली बैठक का बहिष्कार किया और अधिकतर रियासतें जो थी, इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल थी।
कितने सदस्यों ने कुल भाग लिया? तो सर 207 सदस्यों ने भाग लिया। इनमें 10 जो है महिलाएं थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और ये सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे और ये फ्रांसीसी परंपरा के तहत इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फ्रांसीसी परंपरा में जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है वो होता है वरिष्ठ सदस्य, और हमारे संविधान सभा में जो वरिष्ठतम सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको बिहार और उड़ीसा सरकार के कार्यकारी सलाहकार और वित्त सदस्य का कार्यभार सौंपा गया तथा 8 वर्षों तक वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये बिहार और उड़ीसा सरकार के कार्यकारी सलाहकार और वित्त सदस्य और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय थे। इनका कार्यभार सौंपा गया तथा 8 वर्षों तक ये पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहते हैं। अस्थायी उपाध्यक्ष पूछ ले तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। इनको अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है। किसको? फ्रैंक एंथोनी को। जेबी कृपलानी जो है इन्होंने उद्घाटन सत्र का प्रारंभ वंदे मातरम के गान से किया। बंगाल से संविधान सभा के सदस्य प्रसन्न देव राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बंगाल से संविधान सभा के सदस्य प्रसन्न देव राय जो है इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दस दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की दूसरी बैठक। पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी होती है 10 दिसंबर को। 10 और 11 दिसंबर को संविधान सभा के प्रक्रिया नियम बनाने के लिए प्रक्रिया नियम समिति का गठन किया जाता है। 10 और 11 दिसंबर को प्रक्रिया नियम समिति बनाई जाती है। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यह संविधान सभा की पहली समिति थी। आपसे पूछ लेंगे कि संविधान सभा की पहली समिति कौन सी थी, तो ये थी प्रक्रिया नियम समिति। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव लेकर आते हैं जेबी कृपलानी। 11 दिसंबर को जो बैठक होती है इसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इसका प्रस्ताव जेबी कृपलानी लाते हैं। संवैधानिक सलाहकार पूछ ले तो वो थे BN राव, जिन्होंने पहले बर्मा का संविधान बनाने में भी इन्होंने सहयोग दिया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। पहले इन्होंने बर्मा का संविधान बनाने में भी सहयोग किया था। स्थायी उपाध्यक्ष के तौर पर SC मुखर्जी बनाए जाते हैं। 25 जनवरी 1947 को निर्वाचित होते हैं। स्थायी उपाध्यक्ष के तौर पर SC मुखर्जी को बनाया जाता है। ये 25 जनवरी 1947 को होते हैं निर्वाचित। दूसरे उपाध्यक्ष बनते हैं VT कृष्णामाचारी, 16 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत। देखिएगा, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और उपाध्यक्ष के तौर पर बनते हैं HC मुखर्जी। कब बनते हैं? 25 जनवरी 1947 को। दूसरे उपाध्यक्ष बनते हैं VT कृष्णामाचारी। पहले SC मुखर्जी, दूसरे VT कृष्णामाचारी। ये बनते हैं लगभग 1.5 साल बाद, यानी कि 16 जुलाई 1948 को। और VT कृष्णामाचारी जो है ये जयपुर रियासत से थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत करेंगे? 13 दिसंबर 1946 को। 16 दिसंबर को MR जयकर ने उद्देश्य प्रस्ताव के विरुद्ध पहला संशोधन प्रस्तुत किया। MR जयकर ने उद्देश्य प्रस्ताव के विरुद्ध पहला संशोधन कब प्रस्तुत किया? 16 दिसंबर को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया सर्वसम्मति से। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को, और ये सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। BN राव जो है इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जबकि अंतिम प्रारूप जो है ये प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 को तैयार किया गया। इसी दिन संविधान को पहली बार पढ़ाया गया। BN राव जो है इन्होंने क्या किया? संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया और अंतिम प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 को तैयार किया जाता है।
इसी दिन संविधान को पहली बार पढ़ा जाता है। अब संविधान उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं क्या क्या थी ये देख लेते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, इसके बारे में कई बार हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। पहली विशेषता तो है स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना और इसके लिए संविधान का निर्माण करना। भारतीय संघ में सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो स्वतंत्र भारतीय संघ में सम्मिलित क्षेत्र होंगे ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतें अर्थात भारतीय राज्य, अन्य भारतीय क्षेत्र जिनमें गोवा और पुदुचेरी आ जाएंगे, और अन्य राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, ये सारे भारतीय संघ में सम्मिलित क्षेत्र होंगे। कौन कौन से एक बार दोबारा देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतें, अन्य भारतीय क्षेत्र जिनमें गोवा पुदुचेरी आ जाएंगे, और अन्य राज्य या क्षेत्र जो कि स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं। अगली विशेषता है राज्यों की स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां किस तरह से रहेगी। तो भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की जाए तथा अवशिष्ट शक्तियां जो है ये राज्यों को दी जाए। किसको दी जाए? भारतीय संघ में राज्यों को तो दी जाएगी स्वायत्तता, अवशिष्ट शक्तियां दी जाएगी राज्यों को। यह मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के लिए था, किंतु कालांतर में भारत का विभाजन होने पर अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को दी गई, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव में अवशिष्ट शक्तियां राज्य को देने की बात की गई थी, और ये इसलिए बात की गई थी क्योंकि हम चाहते थे कि जिन्ना जो है ये किसी तरीके से मान जाए और ये पाकिस्तान का जो राग अलाप रहा था वो ना अलापे। लेकिन बाद में विभाजन हो ही गया और फिर कालांतर में अवशिष्ट शक्तियां जो है ये राज्यों को ना देकर के केंद्र को ही दी गई। शासन का स्रोत जो था वो था स्वतंत्र भारत में शासन की समस्त अधिकारिता और शक्तियों का स्रोत जो है ये जनता होनी चाहिए, अर्थात लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब यही होता है ना कि स्वतंत्र भारत में शासन की समस्त अधिकारिता और शक्तियों का स्रोत जनता होगी। नागरिकों के लिए जो सुनिश्चित अधिकार है वो क्या क्या होंगे? तो देश के सभी नागरिकों को निम्नलिखित सुनिश्चित किए जाएंगे। कुछ न्याय दिए जाएंगे, कुछ स्वतंत्रता तो कुछ समता। न्याय तो है SEP अर्थात सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, SEP से याद कर लेंगे इसको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन कौन सी दी जाएगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने और कार्य करने की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ बनाने और कार्य करने की। विधि और नैतिकता के दायरे में, है ना। ये जो स्वतंत्रता मिली ये विधि और नैतिकता के दायरे में हो। समता, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समता। समता कौन कौन सी? प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समता की बात की जाती है। संरक्षण के लिए भी कुछ उपाय किए गए। निम्नलिखित के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। कौन कौन होंगे? अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित क्षेत्र। कौन कौन से लोग शामिल होंगे? अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित क्षेत्र। राज्य क्षेत्र की अखंडता। नेक्स्ट विशेषता क्या है? राज्य क्षेत्र की अखंडता। भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा इसके अंतर्गत आने वाले जल, थल और नभ पर संप्रभु अधिकार जो है बनाए रखना। भारतीय क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा इसके अंतर्गत आने वाले जल, थल और नभ पर संपूर्ण अधिकार को बनाए रखना। प्राचीन काल में विश्व में भारत का विशेष स्थान है, उस स्थान को बनाए रखना तथा विश्व शांति और मानव कल्याण को जो है बढ़ावा देना। 15 अगस्त 1947 के बाद में संविधान सभा की भूमिका में बदलाव क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई क्योंकि अब यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त थी, है ना। 15 अगस्त को क्या होता है कि संविधान सभा जो है ये संप्रभु संस्था बन जाती। क्यों बन जाती? क्योंकि पहले कैबिनेट मिशन जो है
इसकी अनुशंसाओं से ये घिरी हुई थी, लेकिन अब जो है ये कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त हो गई थी। अब ये दोहरी भूमिका के रूप में काम कर रही थी, एक संविधान निर्माण के रूप में तो एक विधायिका के रूप में। संविधान निर्माण के रूप में तो अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद और विधायिका के रूप में जीवी मावलंकर करते थे। विधायिका के रूप में पहली बैठक जो होती है ये होती है 17 नवंबर 1947 को, है ना। 15 अगस्त 1947 को तो होता है देश आज़ाद, जबकि पहली बैठक होती है 17 नवंबर 1947 को। संविधान सभा की विभाजन के बाद में जो संरचना रहती है, पहले 389 सदस्य थे जो कि घट करके अब संख्या हो जाती है 299। कितनी हो जाती है? 299। इनमें से ब्रिटिश भारत से थे 229 और देशी रियासतों से थे 70 सदस्य। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 229, देशी रियासतों से थे 70 सदस्य। ये जो 229 सदस्य थे ये थे 12 प्रांतों से। कितने प्रांतों से थे? 12। और ये जो 70 सदस्य थे ये थे 29 रियासतों से। 29 रियासतों से थे। ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे ये सर्वाधिक तो थे संयुक्त प्रांत से। कितने थे? 55 थे। संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक 55 थे। इसके अलावा मद्रास से थे 49, बिहार से थे 36, पश्चिम बंगाल से थे 19। देशी रियासतों में मैसूर से सर्वाधिक थे 7 सदस्य, त्रावणकोर से 6, जयपुर से 3 सदस्य थे जो कि राजस्थान में सर्वाधिक थे, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे? जयपुर से, और ये थे 3। संविधान सभा में कुल समितियां बनती है 22, है ना। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल समितियां बनती है 22। इन 22 में से 8 मुख्य थी और 14 थी सहायक समितियां। 8 मुख्य, 14 सहायक। ये जो 8 मुख्य थी इनमें 1 से 7 तक के ये जो हमने क्रमांक दे रखा है ये मुख्य समितियों का है, और एक समिति थी प्रारूप समिति, है ना। प्रारूप समिति भी मुख्य समिति थी। इसके अलावा 7 ये जो समितियां हैं इनको एक बार हम लोग रीडिंग मार लेते हैं। पहली समिति है संघीय संविधान समिति, फिर है संघीय शक्ति समिति, फिर है भारतीय राज्यों के लिए समिति। इन तीनों के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन सी? संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और भारतीय राज्यों के लिए समिति। इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों पर जो सलाहकार समिति थी इनके भी अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्रों में समिति थी बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र, है ना। जनजातीय क्षेत्र पर सलाहकार समिति, इनमें बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति थी। और ये जो समिति थी इसमें अधिकतम सदस्य थे, है ना। इस समिति में अधिकतम सदस्य थे। नेक्स्ट समिति है प्रक्रिया नियम समिति, और फिर है संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये तो हो गई मुख्य समितियां। इनमें एक और समिति बचेगी प्रारूप समिति, जिसको हम लोग आगे देख लेंगे। बाकी सलाहकारी समितियां, जो ये सलाहकारी समिति जो हमने पढ़ी थी, सलाहकार समिति ये वाली, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, इन पर जो सलाहकार समिति थी इनकी उप समितियां थी 5। कौन कौन सी थी? एक तो थी मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र उप समिति असम, इसके थे गोपीनाथ बारदोलाई। और बाह्य और आंशिक क्षेत्र उप समिति असम के अतिरिक्त क्षेत्रों पर ये बनाई गई थी, इसके थे AB ठक्कर बाबा। हाँ, देखिएगा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र उप समिति जो है ये तो असम के क्षेत्र के लिए थी, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। जबकि बाह्य और आंशिक क्षेत्र उप समिति जो थी ये असम के अतिरिक्त का क्षेत्र था वहाँ पर थी, और इसके अध्यक्ष थे AB ठक्कर। उत्तर पश्चिम सीमांत जनजाति क्षेत्र उप समिति भी थी। उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजाति क्षेत्र उप समिति भी थी। उसके बाद हम लोग सहायक समितियां देख लेते हैं। राष्ट्रध्वज के लिए तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद।
राष्ट्रध्वज के लिए तदर्थ समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति इसके भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो कार्य समिति थी इसके थे जीवी मावलंकर। और ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यायोजन समिति के थे A.K. अय्यर। सदन समिति अर्थात हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। कार्य सूची समिति या कार्यवाही समिति अध्यक्ष थे K.M. मुंशी। अन्य समितियां बनती हैं सर्वोच्च न्यायालय के लिए विशेष समिति बनती है जिसके अध्यक्ष थे S. वरदाचार्य। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी थे, है ना। ये जो S. वरदाचार्य जो है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नागरिकता पर जो तदर्थ समिति बनी थी उसके भी ये अध्यक्ष थे। भाषाई प्रांत आयोग अध्यक्ष थे S. के धर। ये संविधान सभा के ये भी सदस्य नहीं थे। उसके बाद अगली समिति है ड्राफ्टिंग समिति, जिसे हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष बनते हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के ये मुख्य वास्तुकार भी कहलाते हैं। सदस्यों की संख्या 7 थी अध्यक्ष सहित। एक तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हो गए, इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी जो कि कांग्रेस से थे, N. माधवराव और T.T. कृष्णामाचारी। माधवराव जो है ये B.L. मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र देने के बाद में बनते हैं। T.T. कृष्णामाचारी जो है ये 1948 को D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद में उनका स्थान लेते हैं। और ये जो T.T. कृष्णामाचारी थे ये भी कांग्रेस के सदस्य थे। नाजिरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा। नाजिरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को क्या कहा? अपवहन समिति। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया हमारे संविधान के निर्माण के लिए। प्रारूप तैयार करने में 141 दिन लगे। कितने? 141 दिन। प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रथम प्रारूप 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ में प्रस्तुत किया जाता है। और ये कब किया जाता है पहली बार प्रस्तुत? तो ये किया जाता है 4 नवंबर 1948 को। कब किया जाता है? 4 नवंबर 1948 को। सदस्यों के द्वारा कुल 7635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2473 संशोधन ही प्रस्तुत किए गए थे सदन में। सदस्यों के द्वारा 7635 संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं, इनमें से 2473 संशोधन ही सदन में प्रस्तुत किए गए। अम्बेडकर से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में अम्बेडकर जो है ये बॉम्बे से चुनाव हार जाते हैं। प्रारंभिक चुनाव होते हैं संविधान सभा के 1946 को। बॉम्बे से अम्बेडकर साहब लड़ते हैं और ये हार जाते हैं। बंगाल से सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट का अम्बेडकर के पक्ष में त्याग कर दिया, है ना। बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल जो है इन्होंने अपनी सीट को त्याग दिया था अम्बेडकर साहब के लिए। इसके बाद क्या होता है कि ये जो क्षेत्र था बंगाल वाला ये पाकिस्तान में चला जाता है। इस कारण से अम्बेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान में भेजा जाता है। अम्बेडकर साहब को फिर कहाँ से भेजा जाता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संसद में। और ये इनकी अंतिम सीट थी। कांग्रेस के M.R. जयकर जो है इन्होंने अम्बेडकर के लिए त्यागपत्र दे दिया था। किन्होंने दिया था? M.R. जयकर जो है इन्होंने। संविधान के प्रारूप पर 3 पठन होते हैं, है ना। संविधान के प्रारूप के कितने पठन होते हैं? 3। पहला पठन होता है 4 से 9 नवंबर 1948 को, 4 से 9 नवंबर को। दूसरा होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा चलता है 17 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। कुल बहस चलती है 114 दिन। कितने दिन चलती है? 114 दिन। पारित किया जाता है 26 नवंबर 1949 को।
संविधान को कब अंगीकृत या पारित किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने जो है साइन किए थे। कितने सदस्यों ने? 284 मेंबर्स ने। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए? तो ये संख्या थी 16 अनुच्छेद। 16 अनुच्छेद लागू किए गए। इस दिन अनुच्छेद 394 जो कि बताता है कि कौन से अनुच्छेद तत्काल लागू होंगे, और इसके साथ में अनुच्छेद जो लागू हुए वो देख लेते हैं एक बार। नागरिकता संबंधी 5, 6, 7, 8, 9 ये लागू होते हैं। राष्ट्रपति की शपथ वाला लागू होता है 60 नंबर। 324 लागू होता है निर्वाचन आयोग। परिभाषाएं और निर्वचन दिया गया है 366 और 367 में, जो कि लागू होता है। अन्य अनुच्छेद कौन कौन से लागू होते हैं? तो वो होते हैं 379, 80, 88, 91, 92, 93। 379, 80, 388, फिर 391, 92 और 93, फिर 94, है ना, जो कि लागू होने की तिथि बताता है 394 अनुच्छेद। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, कितनी सत्र हुए, कितनी बैठकें हुई, इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान निर्माण में टाइम लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना टाइम लगता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान निर्माण के दौरान कुल सत्र होते हैं 11। कितने सत्र होते हैं? 11। संविधान के निर्माण के दौरान बैठकें जो होती हैं ये होती हैं 165 बैठकें। 165 बैठकें होती हैं। संविधान सभा का अस्तित्व कितने दिन रहता है? तो ये रहता है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन जो है संविधान सभा का रहता है अस्तित्व। संविधान सभा के कुल सत्र होते हैं 12। संविधान सभा के कुल सत्र अगर पूछ ले अंतिम सत्र सहित तो ये 12 थे, जबकि संविधान निर्माण के दौरान अगर सत्र पूछ लेती थे 11। संविधान सभा की कुल बैठकें होती है 165। कितनी होती हैं? 166 होती हैं, जबकि संविधान निर्माण के दौरान हुई बैठकें पूछ लेती ये थी 165। एक अंतिम बैठक थी, इसमें तो संविधान का निर्माण हुआ नहीं था। हाँ, इस तरीके से हम लोग याद रख लेंगे। संविधान सभा की अगर कुल बैठकें पूछ ले तो 166 है, जबकि संविधान निर्माण के दौरान पूछ लेती ये थी 165। इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 24 जनवरी को अंतिम बैठक होती है। इस बैठक में क्या क्या होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीकों को मान्यता मिलती है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीकों को मान्यता मिलती है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को। राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसी दिन 24 जनवरी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति विधिवत रूप से चुने जाते हैं। निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं HVR अयंगर। कौन होते हैं? HVR अयंगर। चुनाव हेतु केवल एक ही नामांकन जो है प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था तथा सरदार पटेल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया, परंतु यह विधायिका के रूप में 1952 तक कार्य करती रही, है ना। संविधान सभा के रूप में तो इस दिन भंग कर दिया जाता है। कब? तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा के रूप में भंग कर दिया जाता है, लेकिन ये विधायिका के रूप में 1952 तक कार्य करती रहेगी। इस दिन संविधान की 3 प्रतियां जो है पटल पर रखी गई, एक हस्तलिखित अंग्रेजी और एक हिंदी में, और एक छपी हुई अंग्रेजी की कॉपी, है ना। प्रिंटेड फॉर्मेट में तो एक अंग्रेजी की कॉपी रहती है, जबकि हैंड रिटन रहता है अंग्रेजी और हिंदी की कॉपी। 26 जनवरी को संविधान जो है ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने इस दिन शपथ ली और भारत का गणतंत्र देश बन गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द है। कितने? 1,45,000 शब्द मूल संविधान में थे। राष्ट्रध्वज को मान्यता मिलती है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रमंडल की सदस्यता 13 मई 1949 को 8वें सत्र के दौरान की जाती है। राष्ट्रमंडल की सदस्य कब ग्रहण की जाती है? 13 मई 1949 को 8वें सत्र के दौरान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है कि एक संविधान एक मशीन की तरह निर्जीव वस्तु है,
इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। संविधान सभा की मुहर जो है ये हाथी का प्रतीक है। निर्वाचन अधिकारी या सचिव जो थे वो थे HVR अयंगर। मुख्य प्रारूपकार जो थे वो थे SN मुखर्जी। प्रमुख सुलेखक जो थे ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान का अलंकरण तैयार किया नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, है ना, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। हिंदी संस्करण के जो सुलेखक थे वो थे वसंत कृष्ण वैद्य। कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य। संविधान सभा में निर्णय जो है सर्वसम्मति और रजामंदी से लिए गए। कैसे लिए गए? सर्वसम्मति और रजामंदी से। संविधान सभा में जो समुदाय थे इनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से था ये भी देख लेते हैं। हिंदू थे 163, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जाति 31, ईसाई जो थे भारतीय 6 थे, पिछड़ी जनजातियाँ 6, सिख 4 और आंग्ल भारतीय जो थे ये थे 3, पारसी थे 3। हालांकि इतना याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मोटा मोटी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे हिंदू 163 थे, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई थे, पिछड़ी जनजातियाँ सिख थे, आंग्ल भारतीय जिनकी संख्या 3 थी। ये मोस्ट थोड़ा आइडिया रख लेंगे। अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसकी घोषणा की जाती है 24 अगस्त 1946 को। गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, है ना। अंतरिम सरकार की घोषणा तो की जाती है 24 अगस्त 1946 को, गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं वायसराय विवेल। कौन बनते हैं? वायसराय विवेल। उपाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। मंत्रियों की संख्या कुल 13 मंत्री बनाए गए। बाद में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करते हुए 15 सदस्य हो जाते हैं। मंत्रियों की कुल कितनी संख्या थी? 13। बाद में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करते हुए सदस्यों की संख्या हो गई 15। प्रमुख मंत्री देख लेते हैं तो वल्लभ भाई पटेल जो है ये गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो है ये खाद्य और कृषि मंत्री। पटेल साहब गृह और प्रसारण मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। इस सरकार ने 1946 से 1952 तक कार्य किया। कब से कब तक? 1946 से 1952 तक। संविधान राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य कौन कौन निर्वाचित होते हैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। VT कृष्णामाचारी जो कि जयपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से, विजय राघवाचार्य उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, मणिकीलाल वर्मा उदयपुर से, राय बहादुर भरतपुर से। VT कृष्णामाचारी जोधपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, KM पणिकर बीकानेर से, जसवंत सिंह बीकानेर से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, दलेल सिंह कोटा से और रामचंद्र उपाध्याय जो थे ये थे अलवर से। इस प्रकार से राजस्थान से कुल कितने सदस्य हो गए? 15। संविधान सभा की आलोचना की जाती है जिनके बारे में हम लोग एक बार थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। एक आलोचना ये की जाती है कि यह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी क्योंकि ब्रिटिश भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव हुए देशी रियासतों में मनोनीत हुए। तो इसका खंडन किस रूप में करते हैं? इसके पक्ष में जो व्यक्ति हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन अत्यधिक कठिन था। कारण थे राष्ट्रीय आंदोलन का चरम पर होना, राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक दंगे और चुनाव हेतु संसाधनों, समय और संचार साधनों का अभाव। रियासतों में विलय की चुनौती के कारण वहां चुनाव संभव नहीं था। इसके अलावा एक और एलिगेशन लगाया जाता है कि संप्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर ये काम कर रही थी। तो यह आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि संविधान सभा 15 अगस्त 1946 को संप्रभु संस्था बन गई। इसका उल्लेख भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 में भी किया गया है। इसके अलावा एक एलिगेशन लगता है समय का अपव्यय, जैसे कि निजारुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवन समिति के रूप में कहा है। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जबकि USA का संविधान जो है 4 माह में बन गया था। ये कहना है इनका। भारत में अत्यधिक विविधता है और सभी वर्गों के
विशेष संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं, जबकि यूएसए में तुलनात्मक रूप से कम विविधता है। भारतीय संविधान विस्तृत है क्योंकि हमारे यहाँ पर 395 अनुच्छेद है। यूएसए का जो संविधान है ये संक्षिप्त है, केवल और केवल 6-7 अनुच्छेद है। भारत में राज्यों के लिए पृथक संविधान नहीं है। अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को भी 9 वर्ष लगे थे। कांग्रेस का प्रभुत्व था, ये भी एक एलिगेशन लगाया जाता है। ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इसका खंडन इस रूप में करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस ने नेतृत्व दिया था, इसलिए सदस्यों का अधिक होना स्वाभाविक था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं गैर कांग्रेसी थे तथा प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेसी सदस्य थे, एक थे के.एम. मुंशी, एक थे टी.टी. कृष्णामाचारी। कांग्रेस में सभी विचारधाराओं का समावेशन था, अतः संविधान पर कोई एक विचारधारा हावी नहीं थी। एक और एलिगेशन लगता है हिंदुओं का प्रभुत्व था। लॉर्ड विस्काउंट कहते हैं कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। देश विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान चले गए, जिससे हिंदुओं का अनुपात अधिक हो गया। देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य भी अधिकांशतः हिंदू ही थे। भारतीय संविधान का एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है और भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। एक एलिगेशन लगता है राजनेता और वकीलों का प्रतिनिधित्व, जिस कारण से जटिल भाषा और अन्य वर्गों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया। विश्व के अधिकांश देशों के संविधान वकीलों और नेताओं द्वारा ही तैयार किए गए, क्योंकि वे विधि निर्माण के विशेषज्ञ होते हैं। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार हर बात को विस्तार से स्पष्ट करने के कारण संविधान की भाषा जटिल हो गई। राजनेता समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए संविधान में सभी वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। संविधान सभा के सत्र और प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। पहला सत्र जैसा कि हमने देखा था 9 से 23 दिसंबर को होता है। कब से कब तक होता है? 9 से 23 दिसंबर 1946 को। दूसरे सत्र होता है 20 जनवरी से 25 जनवरी को 1947 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। तीसरे प्रस्ताव, हालांकि इतनी डेट याद रख पाना पॉसिबल भी नहीं है, ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लेते हैं। नेहरू जी के द्वारा देशी रियासतों में वार्ता हेतु वार्ता समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया। तीसरे सत्र के दौरान क्या होता है? नेहरू जी के द्वारा देशी रियासतों से वार्ता हेतु वार्ता समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और हैदराबाद रियासतों के अतिरिक्त अन्य रियासतों के सदस्यों ने स्थान ग्रहण किया। 18 जुलाई को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रध्वज तैयार करने का काम महिलाओं को दिया गया था, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। 18 जुलाई को तो स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का काम किसको दिया गया? महिलाओं को, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। उसके बाद छठा जो सत्र होता है ये 27 जनवरी 1948 को केवल एक दिन के लिए होता है। ऐसा मान लो कभी फ्यूचर में ऐसा पूछ ले ये ऐसा कौन सा सत्र हुआ जो कि केवल एक दिन के लिए था, तो यह था 27 जनवरी 1948 को छठा सत्र। उसके बाद नेक्स्ट 8वां जो सत्र था, इस दौरान राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया गया। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता को कब स्वीकार किया गया, तो यह किया गया 8वें सत्र के दौरान। 17 सितंबर 1949 को यह तय हुआ कि मूल संविधान का हिंदी में अनुवाद करवाया जाएगा, है ना। 17 सितंबर 1949 को यह तय होता है कि मूल संविधान इसका हिंदी में अनुवाद करवाया जाएगा। संविधान के प्रारूप का दूसरा वाचन होता है 10वें सत्र के दौरान, जिसमें प्रस्तावना को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। संविधान के प्रारूप का दूसरा वाचन कब होता है? ये होता है 10वें सत्र के दौरान, जिसमें प्रस्तावना को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। प्रारूप का तीसरा वाचन होता है 11वें सत्र के दौरान। 11वें सत्र के दौरान तीसरा वाचन होता है, दूसरा वाचन होता है 10वें सत्र के दौरान। उसके बाद 12वां सत्र होता है 24 जनवरी 1950 को, जो कि अंतिम सत्र था। संविधान सभा के स्रोत देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1935 से क्या क्या चीजें ली गई हैं? परिसंघीय ढांचा लिया गया है, राज्यों की स्वायत्तता, राज्यपाल का पद, न्यायिक प्रणाली, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, आपातकालीन प्रावधान,
प्रशासनिक ढांचा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान, द्विसदनीय व्यवस्था, समवर्ती सूची, कैग अध्यादेश जारी करना। परिसंघीय ढांचा लिया गया अर्थात राज्यों की स्वायत्तता, राज्यपाल का पद, न्यायिक प्रणाली, यूपीएससी, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक ढांचा, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान, द्विसदनीय व्यवस्था, समवर्ती सूची, कैग का पद और अध्यादेश ये लिए गए 1935 के अधिनियम से। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विधि की समक्षमता, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख अर्थात रिट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया ये लिए गए ब्रिटेन के संविधान से। दोबारा नजर मार लेते हैं। संसदीय शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विधि की समक्षमता, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख अर्थात रिट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों शामिल होंगे, जनहित याचिका अर्थात पीआईएल, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, प्रस्तावना की पंक्ति जो कि हम भारत के लोग हैं, ये सारा लिया गया अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, जनहित याचिका अर्थात पीआईएल, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, विधि का समान संरक्षण, विधि की सम्यक प्रक्रिया, संविधान की पहली पंक्ति प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग, ये सब लिया गया अमेरिका के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया परिसंघीय व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री अधिकारिता जो कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है जिसके तहत, है ना। कनाडा के संविधान से परिसंघीय व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदात्री अधिकारिता जो है ये लिया गया कनाडा के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, डीपीएसपी संविधान, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना का प्रारूप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना का प्रारूप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्र, प्रस्तावनाओं में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, ये हमने लिए हैं फ्रांस के संविधान से। क्या क्या लिया है? गणतंत्र, प्रस्तावनाओं में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। सोवियत संघ के संविधान अर्थात यूएसएसआर जिसे हम लोग रूस के नाम से भी जान सकते हैं, यहाँ से हमने लिया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावनाओं में न्याय का आदर्श और आयोजना, ये लिए हमने यूएसएसआर से। क्या क्या लिया? मूल कर्तव्य, प्रस्तावनाओं में जो न्याय है तीनों प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श और आयोजना। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से लिया है हमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, केवल संघ आपातकाल लगा सकता है, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये लिया है हमने जर्मनी से। थैंक यू।